नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर किस तरह के हालात हैं और कौमी सतह पर क्या हालात हैं। वैसे भी जो खबरें हम आपके पास लाए हैं उसमें खबर ये है कि कल यानी 25 फरवरी से लेकर 26 फरवरी यानी 2 रोज़ा दौरा करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल का। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी ने इससे पहले तकरीबन 2017 में, जुलाई 2017 में उन्होंने इसराइल का दौरा किया था। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जानिब से जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का जो इंकशाफ किया गया, जो जारी किए गए हैं, तकरीबन 30 लाख दस्तावेज़ात मंजर-ए-आम पर लाई गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान के बारे में कहा गया है कि कम अज़ कम 6 शख्सियतें हिंदुस्तानी जो हैं वो एप्स्टीन से राब्ते में थी और बाज़ ने तो मुलाकात भी की। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक एप्स्टीन का सवाल है, एप्स्टीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को किसी के ज़रिए मशवरा दिया था कि वो इसराइल का दौरा करें, इसराइल के दौरे में नाचें या डांस करें, गाना गाएं, ताकि उस वक्त के अमरीकी सदर यानी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी ओहदे सदारत पर फायज थे, उनको खुश किया जा सके। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किसी को नाच कर खुश किया जाता है, किसी को गा कर खुश किया जाता है, लेकिन मर्दों वाली तो ये बात नहीं होती, क्योंकि मर्द अगर नाचेंगे, मर्द अगर गाएंगे और मर्दों को खुश करेंगे तो ये गलत बात होगी। तो बहरहाल कुछ अजीब सा लगता है। ताहम हुकूमत हिंद की वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद की कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल का दौरा किया, इसराइल के दौरे में नाचा गाया और जेफरी एप्स्टीन ने उन्हें उसका मशवरा दिया। ये सब बकवास है, हुकूमत हिंद ने कह दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम इस खबर पर भी बात करेंगे, क्योंकि 25 और 26 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा कर रहे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1988 में फ़लस्तीन को हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता तस्लीम किया था, लेकिन इसराइल से जो ताल्लुकात कायम हुए हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल से जो ताल्लुकात कायम हुए वो 1992 में कायम है। और उसके बाद RSS जो संघ परिवार की तंजीम है और जिसका सियासी विंग BJP है, तो बहरहाल RSS और मोसाद के दरमियान, RSS और आप देखेंगे कि यानी इसराइली हुकूमत के दरमियान, इसराइल की खुफिया एजेंसियों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते गए। और अहम बात यह है कि RSS जो अपने आप को एक कल्चरल यानी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, सकाफती ऑर्गेनाइजेशन तंजीम कहती है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो एक रजिस्टर्ड यानी दर्ज रजिस्टर ये तंजीम नहीं है। और लाखों करोड़ों रुपए से एहतियात वसूल होते हैं और उसका हिसाब किताब कोई पूछने वाला नहीं है। ना कांग्रेस ने अपने दौर में पूछा, ना BJP ने अपने दौर में पूछा। BJP तो पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर RSS के अब्बा रहते हैं, यानी BJP के अब्बा रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, यानी ये BJP के मेंटर्स हैं लोग, सियासी मेंटर्स तालीख कहते हैं। तो तालीख कहते हैं। तो फिर अब उन लोग क्या सवाल कर सकते हैं, ये बताइए। सवाल ही नहीं करने का, इतना बेहिसाब चंदा उनको वसूल बताया जा रहा है कि कोई उसका पुरसानिहाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और रियाज साहब, ये जो दौरा कर रहे हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म, ये जैसे ये अरब कंट्रीज़ को जाते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म, तो एक मुँह पे तमाचे की तरह नहीं है ये, जो है ना, जो जा रहे हैं, जो है ना, मुसलसी जो है ना, जी यानी बालाए ताख रख के उनको जो रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो अवार्ड दिए जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से, इनको सब करते हैं। उसके बावजूद भी ये जो है ना निकल के जो है ना दौरा कर रहे हैं। तो मतलब है कि हमारी जो रिवायती पॉलिसी है प्रो फ़लस्तीनियन, क्या वो ख़त्म हो गई रियाज साहब? ये अभी जो है ना, जी ये मतलब तो वही हुआ ना फिर, यानी इनहराफ जो करें ये लोग। हाँ, तो मतलब है कि खुल्लम खुल्ला जो है ना फ़लस्तीन के कॉज के लिए आप कुछ बात ही नहीं करते। कभी भी जो है ना इतना क़त्लेआम हुआ है, कभी आपने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है, और आप दौरा कर रहे हैं। तो क्या मतलब है? साफ ज़ाहिर है कि आप जो है ना बिल्कुल जो है ना, आपको वो उससे कोई सरोकारी नहीं है, PLO से जो है ना आपको। जी। और वैसे भी देखिए सिद्दीक़ साहब, अगर आप फ़लस्तीन के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं तो महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओहदे वज़ारत उज़्मा तक भी, इवन आप देखेंगे कि BJP कायदीन जो आज हिंदुस्तान की जो यानी रिवायात से इन्हिराफ किया है, और अगर आप वाजपेयी की बात करेंगे तो उन्होंने भी फ़लस्तीनियों की तायद की थी, फ़लस्तीनी काज की तायद की थी, यहूदियों की, या फिर उन्होंने आप देखेंगे कि यानी इसराइल की तायद नहीं की थी उन्हें, कभी भी नहीं की। इवन इंदिरा गांधी के दौर में भी, इससे पहले भी तो कभी भी नहीं की। कॉज के लिए जो है ना ये लोग बराबर से जो है ना ये लोग तायद जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही इनकी हुकूमत आती है, बिल्कुल जो है ना ये लोग इन्हिराफ करते हैं और बिल्कुल जो है ना अगेंस्ट जाके जो है ना ये लोग बाज़ाब्ता जो है ना मिलते हैं।
अच्छा, दूसरी तरफ रियाज साहब, ये इसका बैलेंस ऑफ पावर क्या है? अब आप जो है ना मिडल ईस्ट के कंट्रीज जो जाती है, इस्लामिक कंट्रीज़ को जाते हैं, जाके वहाँ पे जो है ना मिलते हैं, बेहतरीन जो है ना अवभगत होती है उनकी, काफ़ी मायदे होते हैं, सब होते हैं। फिर दूसरी जानिब आप जाके जो है ना फिर यानी इसराइली मुमलिकत से आप जो है ना ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करते हैं, और अच्छे ताल्लुकात, और मालूम है इनसे यानी टेक्नोलॉजी भी ये लोग हासिल करते हैं। तो पेगासस का जो जी जी हिस्सा मालूम है ना आपको, पुराना पेगासस का जो सॉफ्टवेयर लिया गया था, वो उन्हीं का था, हो जाए ना। तो इस किस्म की ऐसी चीज़ें लेते हैं आप जो बिल्कुल अपोजिशन को दबाने के लिए यूज़ करें, जाना अपोजिशन के लिए अगेंस्ट यूज़ करें, वैसी चीज़ें आप लेते हैं। तो ये जाके जो है ना क्या क्लूज़ लेते हैं, फिर दूसरे के मोसाद और आरएसएस का क्या ताल्लुक़ है, आरएसएस उनसे क्या हासिल करती है, क्या टिप्स लेती है। तो ये बिल्कुल जो है ना एक ऐसे सवालात हैं जिसका जो है ना जवाब चाहिए। ऐसा बिल्कुल खामोशी है इसके बारे में, कुछ भी नहीं है जाना। जी जी नहीं, क्या बातचीत होती है, किसके बारे में बात करते हैं लोग, जबकि इसराइल के पास कुछ भी नहीं, आपको तो मालूम है जो है ना, अमेरिका के ऊपर डिपेंड है वो, अमेरिका का एक छोटा सा जो है ना हिस्सा है वो। लेकिन इनके पास है क्या, जाके लोग क्या हासिल करते हैं, मेरे समझ से बाहर है। इसराइल से लोग को क्या मिलता, मेरे समझ से बाहर है रियाज साहब, जाना जाके जी जो है ना लोग बार बार मिलते रहते हैं उससे, जाना। जी तो ये बात जो है ना अहम है, इंपॉर्टेंट है इसमें, जाना। जी, बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी काज़ की तायद की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उस काज़ को भुला दिया है, ऐसा लगता है। और आपको ये बता दूं कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप के ईमा पर हो या किसी और की ईमा पर, आप देखेंगे कि इसराइल और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 5 मुलाकातें हो चुकी हैं। फ़ोन पर तो कई मरतबा ये बातचीत करते हैं। ये दोनों अपने आप को पर्सनल फ्रेंड कहते हैं, और अंदाज़ा कीजिए कि पर्सनल फ्रेंडशिप में क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह वो इसराइल के से क़ुर्बत इख्तियार कर रहे हैं और अरबों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि हालिया अरसे के दौरान जब इसराइल ने मगरबी किनारे को अपनी स्टेट मिल्कियत करार दिया था, उस वक्त 100 मुल्कों ने उसकी शिद्दत से मुखालिफत की थी। हिंदुस्तान हिचकिचा रहा था, फिर बाद में हिंदुस्तान भी उसकी मुखालिफत करने वालों में शामिल हो गया। जी यानी साफ जाहिर है कि जो है ना यानी इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से उनका रुझान देखते हुए ये भी मजबूर होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो मतलब ये कि आप जो है ना मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली अरब कंट्रीज से आप इतनी जो है ना वार्म वेलकम करते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं उनसे, कई माहदे करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसराइल की बात आती फिर आप जो है ना उधर जाके झुक जाते हैं, जो है ना। तो ये मेरे समझ से बाहर है, ये कौन सी पॉलिसी इनकी क्या है, जो है ना। और जिस तरह से इनकी गर्मजोशी से इस्तेमाल किया जाता अरब कंट्रीज़ में, तो वो तो आप देख सकते हो, उसकी मिसाल सामने है, जो है ना। यानी वो लोग इन्हें भरोसा करते हैं, एतबार करते हैं इनके ऊपर, लेकिन ये लोग जाके जो है ना फिर फ़लस्तीन से हाथ जो है इसराइल से हाथ मिलाते हैं, उनसे मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, माहदे करते हैं। तो ये जो है ना ये समझ से बाहर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी की जो बात कर रहा हूँ मैं रियाज साहब, जो है ना खासतौर पर जो ये यानी इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में इनकी जो पॉलिसी है, आज तक भी ये क्लियर नहीं है। इन्हें ये फ़लस्तीनी कॉज के लिए, फ़लस्तीनी मुमलिकत के लिए ये लोग तायद करते हैं या नहीं। यूएनओ में जब भी कोई रेजोल्यूशन आता है वहाँ पे अनजान बन जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से, खामोश जो है ना। सारे मुल्क जो है ना वहाँ पे फ़लस्तीन की तायद में जो है ना कॉज के लिए पूरे जो है ना वहाँ पे वोट देते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना खामोश हो जाते हैं। तो इनकी जो है ना जो फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में आज तक क्लियर नहीं है रियाज साहब, मैं जहाँ तक समझता हूँ जाना। खासतौर पर ये जो इनकी फ़लस्तीन के कॉज के लिए क्या है इनकी पॉलिसी, मुबहम है, आज तक ये क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से, जाना। जी, बहरहाल मैं आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो वो फ़लस्तीन का दौरा भी नहीं करते। 2017 में भी उन्होंने फ़लस्तीन का दौरा नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि फ़लस्तीनी भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि वो प्रो इसराइल पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, और ख़ुद हमारी हिंदुस्तानी अवाम भी उनसे नाराज़ है। इवन आप देखेंगे सोनिया गांधी ने किस तरह उन पर उनको तनक़ीद का निशाना बनाया अपने हालिया आर्टिकल्स के ज़रिए। इसके बाद आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने फ़लस्तीनी काज़ की तायद की, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी ने, तो आपने देखा कि किस अंदाज़ में फ़लस्तीनियों की तायद करते हुए अपने पर्स पर उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाए थे, यानी नारे दर्ज करवाए थे। उसके बाद जो इसराइली जो सफ़ीर हैं यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा बरहम हो गया था। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि झारखंड से है, और झारखंड में एक होटलियर है, वो तकरीबन उसकी उम्र बताई जाती है 35 साल 30 साल बताई जाती है, और ये कहा जाता है, जिसका नाम बताया गया है संजन कुमार शाह। संजन कुमार शाह के बारे में कहा जाता है कि वो होटल में आतिशदगी के बायस झुलस कर गया था, तकरीबन 65% जिस्म उसका झुलस गया था, और ऐसे में आप देखेंगे कि उसे एयरलिफ्ट किया गया, यानी एक एयर एम्बुलेंस के ज़रिए दिल्ली मुंतकिल करने की बात हुई, और फिर एक डॉक्टर के साथ, एक नर्स के साथ, और अपनी बीवी और एक रिश्तेदार के हमरा वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में ही आपको बता दूं कि 7:11 शाम ये तैयारा
हेलीकॉप्टर रवाना हुआ था और फिर वो तैयारा गिरकर 20 मिनट के अंदर तबाह हो गया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। लेकिन अब पता चल गया है, ये बताया जा रहा है कि उसमें सवार 7 के 7 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, यानी एक को बचाने की कोशिश में 7 अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। जी जी हाँ, ये बहुत ही बैड लक है, बदकिस्मती है। और कहा जा रहा है कि रियाज साहब वो लोग जो है ना पहले एयर रूट या ट्रेन का जो है ना वो लोग बुक किए थे, प्लेन का, लेकिन बाद में जो है ना ये लोग एयर एम्बुलेंस के ज़रिए से मुंतकिल हो रहे थे, तो ये हादसा पेश आया। तो इसके बारे में अभी भी सस्पेंस है, ये क्लियर नहीं है रियाज साहब के मतलब ये क्यों बुक कराया गया, क्यों इन्हें ये हादसा पेश आया करा। और वैसे जानते हैं आजकल जो है ना ये हादसे बहुत हो रहे हैं, ख़ासतौर पे हेलीकॉप्टर्स के हादसे और ये जो प्राइवेट जो एयरलाइंस के हादसे ये बहुत होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में जो है ना आपको मैंने एविएशन को हरकत में आना चाहिए, क्यों हो रहे हैं ऐसे जो है ना हादसे जो है ना। जी जी, जैसा अजीत पवार का देखें आप जो है ना कैसा हादसे में कैसा हुआ, उनके बेटे ने कहा है कि बार बार बेटे पुकार रहे हैं कि भाई इसकी जो है ना इंक्वायरी की जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी जी। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस वाक़े का सवाल है, इस वाक़े ने ये इस बात की पोल खोल कर रख दी है कि जो एविएशन कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह सप्लाई करते हैं। ये बताया ये जाता है कि इस वाक़े में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया तकरीबन 7 लाख रुपए उसका खर्च था। और इस सिलसिले में ये बताया जाता है कि सचिन कुमार मिश्रा, ये एक नर्स उसके साथ था, और उसके साथ डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, ये जो है वो भी उनके साथ थे। इसके अलावा ध्रुव कुमार उनका एक रिश्तेदार है, जबकि बीवी अर्चना देवी के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी उनके साथ जा रही थी दिल्ली के, और 2 पायलट्स इसमें भी मौजूद थे, यानी 7 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, मैं समझता हूँ कि पायलट की गलती का नतीजा भी होते हैं। दूसरी बात, मौसम जो ख़राब होता है, मौसमी हालात, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। यानी मौसम वहाँ का बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये हो सकता, और कभी कभी टेक्निकल एरर्स भी आ रहे हैं ना रियाज साहब, जी, जी। टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है ना, पायलट के साथ साथ टेक्निकल फॉल्ट जी, भी हो जी। सकता है। क्योंकि जहाँ तक मौसम का सवाल है, ये लोग अगर मौसम ख़राब रहा तो उड़ाते नहीं इसको जो है ना, उड़ान नहीं भरते हैं लोग, तो टेक्निकल ख़राबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके बारे में जो है ना। और जैसा कि आप जानते हैं जब वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर आता है करता है, फिर वो पेंडिंग में चले आती है, क्या हुई इंक्वायरी, कोई रिपोर्ट आती नहीं है, हादसा कैसा पेश आया क्या है। और मेन जो है ना एविएशन कंपनीज जिसके जिम्मेदार हैं उनको जो है ना उनको पकड़ना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनकी लेना चाहिए। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि पैन इंडिया साइबर फ्रॉड से है, और पैन इंडिया साइबर फ्रॉड नेटवर्क को पुलिस, हैदराबाद पुलिस ने बेनकाब करके रख दिया है। और आपको ये बता दें कि इसमें 157 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी, धोखाधड़ी की गई थी। और ये भी बताया जाता है कि 104 अफराद को गिरफ्तार किया गया, और ये कार्रवाई तकरीबन 16 रियासतों में की गई है हैदराबाद पुलिस की जानिब से। और 36 लाख रुपये जब्त किए गए, और 200 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए। अगर रकम का देखा जाए तो 157 करोड़ बनते हैं, लेकिन 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं या जब्त किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पुलिस की पूरी तरह नाकामी है। और एक अहम बात यह है कि ये कार्रवाई भी अरविंद बाबू जो हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम्स जो है उनकी क़यादत में की गई। और आपको ये बता दूं कि ये जो मुख्तलिफ जराइम यानी साइबर फ्रॉड के मुख्तलिफ किस्म, जैसे इन्वेस्टमेंट स्कैम है या फिर ट्रेडिंग फ्रॉड है और सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट है, उसके ज़रिए ये चीज़ें की गई। और एक अहम बात है सिद्दीक साहब के 151 बैंक अकाउंट्स यानी का पता चला है, उसे लूटा गया है। और 32 खुसूसी टीमों ने पुलिस की ये कार्रवाई की है। इसके अलावा बंधन बैंक का एक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, जो 1055 धोखाधड़ी के वाक़यात में मुलविस था, और जिसमें जो धोखा हुआ है 157 करोड़ रुपए का धोखा हुआ है। इस साइबर फ्रॉड्स की बहुत बढ़ते जा रहे हैं सब दिन केसेस, और हमारे मोजीज़ वज़ीर-ए-आज़म ने भी जिक्र किया मन की बात में जो है ना कि ये चीज़ बढ़ते जा रही है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो इसके पीछे क्या चीज़ें हैं वो उसको तो पहले पता चला है ना रियाज साहब, ये क्यों बढ़े हैं केसेस जो है ना, साइबर फ्रॉड के केसेस क्यों बढ़ते आ रहे हैं। इन्हें नॉर्मल जो क्राइम्स होते थे वो तो उसका परसेंटेज बहुत कम हो गया, अब इस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। तो क्या वजूहत है, मतलब इन्हें इतनी मॉरल वैल्यूज़ गिर गई हैं कि ज़ईफ़ लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा। बेचारे जो ज़ईफ़ लोग होते हैं डिजिटल अरेस्ट में बेचारों करोड़ों रुपये पूरे हथियार ले रहे हैं उनसे जाना। जी हाँ, जी हाँ। तो और वैसे भी देखिए रीज़न सोशली जो है ना, अगर इसकी क्या अनासिर है एलिमेंट्स, उसको मालूम करके उसका सोल्यूशन पुख्ता निकालना चाहिए ना रियाज साहब। और एक देखिए कि अगर अब OTP आ रहा, वन टाइम आपको पासपोर्ट आता है, OTP किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने बैंक अकाउंट्स या बैंक डिटेल्स जो हैं वो भी लोग शेयर कर देते हैं, वो भी शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिस अंदाज में हम पासबुक वगैरह के बारे में इंकशाफ करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, वरना ये आज धोखेबाजी इस कदर बढ़ गई है। इवन आप देखेंगे कि बैरून ममालिक अगर किसी के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई आपके बेटे ने, नाम भी लेते हैं वो,
आपके बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया है और अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो फिर हमसे रब्त पैदा कीजिए, हम उसकी मदद करेंगे और इतने पैसों की ज़रूरत है, इस तरह की बातें की जाती है। तो फ़ौरन चौकसी अख्तियार करना चाहिए और इसका जो इस सिलसिले में नेशनल हेल्पलाइन एक है 1930, उस पर भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और जो करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ का जो साइबर क्राइम एक अलग डिपार्टमेंट रहता है, उससे भी आप रुजू हो सकते हैं और रुजू होकर ये शिकायत करवा सकते हैं। ख़ास तौर पर आप देखिए बैंक के जो OTP आते हैं कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, चाहे कोई भी हो। और दूसरी अहम बात यह है कि किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। आप भरोसा करते हैं, इवन आप कोई कहता है कि भाई मेरे पास पैसे है, आप पैसे ले लीजिए, मुझे ऑनलाइन किसी को भेजना है पैसे, उस वक्त भी आप इनकार कर दीजिए। जी हाँ, बहुत एहतियात रहने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर सब ज़ईफ़ लोग जहाँ तक ये धोखा खाते हैं बेचारे, उनको ये कुछ मालूम नहीं होता है, ये OTP है, मोबाइल का जो है ना ऑपरेट करना, ये चीज़ें बेचारे उनको इतनी ज़ईफ़ी के आलम में उनको मालूम नहीं होता है, तो उसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं जो है ना। जी। और ये अक्सर हो रहा है जो है ना कि भाई आपका बेटा अरेस्ट हो गया, फलां हो गया, ये चीज़ों में मुलविस है और फ़ौरन इतने पैसे दिए, हम छोड़ देंगे आपको जो है ना। ये तो बहुत हो रहे हैं केसेस जो है ना इस किस्म के। तो लोग जो है ना एक्चुअली होता क्या है रियाज साहब, पैनिक में आ जाते हैं एकदम, पैनिक आके डर के खौफ से मारे जो है ना वो लोग जो बोले वो लोग जो है ना करने पे तैयार हो जाते हैं। हालांकि उनका काम है थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा मालूम करके वाकई ये सही है क्या, हमारे रब्त पैदा करें अपनी औलाद से, अपने बेटे से कि वाकई ऐसा हुआ है क्या। तो लोग जो है ना जल्दबाजी में सब कुछ अपना जो है ना उजाड़ के हर चीज़ इन्हें छोड़ के बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा बरहना जी ने। एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर से है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की आज बरसी है। और आप देखेंगे मस्जिद जोधी किंग कोठी में उनकी मज़ार है, उस मज़ार पर लोगों ने और वो जो ख़ानदान आसिफिया के जो लोग हैं उन लोगों ने, साहिबजादगान ने गुलहाए अक़ीदत भी पेश किया है। नाज़रीन, आपको जहाँ तक नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर का सवाल है तो आपको बता दूं कि अपने वालिद मोहतरम नवाब मीर महबूब अली खां बहादुर के इंतकाल के बाद 1911 में आप देखेंगे कि वो ताजपोशी उनकी होती है, यानी 25 साल की उम्र में वो हुक्मरान बनते हैं। और आपको ये बता दें कि 24 फरवरी 1967 को उनका इंतकाल हुआ था और किंग कोठी में वो रहा करते थे। और अब हालात देखिए कि किंग कोठी के बारे में कहा जा रहा है कि किंग कोठी फ़रोख्त भी कर दी गई है, तो क्या क्या हो रहा है ये देखने वाली बात है। तो बहरहाल अपनी तहजीबी आसार मिटाने वाले कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी तहजीबी आसार की हिफाजत करनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मस्जिद जोधी किंग कोठी में वो अपनी माँ के पहलू में दफन है और उनकी जो वालदा हैं उम्मतुज़ ज़हरा के बारे में कहा जाता है कि RTC की जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना में जो बसेस है RTC की, उस पर AZ आपको उसके जो नंबर प्लेट है उस पर AZ ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि निज़ाम जो यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन था या निज़ाम रेलवे थे, निज़ाम बस थे, तो उसमें ये माहिदा तय पाया था कि जमहूरियत का सूरत तुलू होने के बाद यहाँ के जितने भी RTC बसेस होंगे उस पर AZ होगा उसके नंबर प्लेट पर, और वो AZ आज भी मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि 29 अगस्त 1911 को हुज़ूर निज़ाम की ताजपोशी हुई थी और उसके बाद उन्होंने 1948 तक हुकूमत की, जब हिंदुस्तान में इंडियन यूनियन में इसका इंज़माम अमल में आया ना हैदराबाद दक्कन का। और आपको बता दूँ कि हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर 1937 में टाइम मैगजीन के सरे वर्क पर उनकी तस्वीर शाये हुई थी और दुनिया का सबसे दौलतमंद तरीन शख्स उन्हें करार दिया गया था। उस वक्त उनकी दौलत का अंदाज़ा 236 से लेकर 237 अरब डॉलर्स लगाया गया था, जो आज 3 खरब से डॉलर से ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ऑल टाइम यानी वेल्थिएस्ट जो पर्सन था इस ज़मीन पर वो नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर थे। जी रेसा, उनकी ये तो ठीक है वाशात है, लेकिन इनकी ये फलाही जो तरक्याती काम है, आवाम की जो भलाई के काम है, उसको आप कभी भुला ही नहीं सकते जाना। इन्हें ख़ासतौर पे इल्म के बारे में, जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो मदद किया करते थे और दूसरे कल्चरल एक्टिविटी हर चीज़ में जो है ना, इन हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं, वहाँ पे हर एक को एक साथ तौर पे वो एक आँख से जो है ना देखते थे और हर जगह इंसाफ हुआ करता था। इसके लिए बहुत मशहूर है उनके, ख़ासतौर पर उस्मान यूनिवर्सिटी का जो क़याम है, इस सेट के जो है ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जो मदद दी गई है, तो इल्म के बारे में जो है ना ये दिल खोल के जो है ना खर्चा करते थे, जिसकी बदौलत जो है ना देख रहे हैं कि कितनी तरक्की इसमें हुई है जो है ना। तो ये जो है ना कारनामों को उनके जो तरक्की हुई, हैदराबाद की जो तरक्की हुई, जो दोनों रिए मूसा नदी की जो तरक्की दी गई है, हिमायत सागर, ऐसे कई ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे सिर्फ उनकी बदौलत जो है ना ये तरक्की देखने में ही आज इतना डेवलप है। यानी अगर आप उस वक्त की जितनी जो मुकामी जो रियासतें थी ना हिंदुस्तान की, उसमें देखें तो सब में डेवलप
स्टेट जो है ना ये हैदराबाद दक्कनी थी, यहाँ पे जी इतनी हाँ, तरक्याती काम हुए और थे। अब देखिए आज का जो इंग्लैंड है जी। उसका रकबा हमारे हैदराबाद से बराबर था, हैदराबाद दक्कन जी, से बराबर था। बिल्कुल सर। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि यहाँ तक सिद्दीक साहब ने कहा कि फलाही इकदाम जो उनके तरक्याती काम है वो गैर मामूली रहे हैं। आवाम की बहबूद को उन्होंने अव्वलीन तरजीह दी थी। और ये जो फ़िरका परस्त दरिंदे कहते हैं हुज़ूर निज़ाम ऐसे थे वैसे थे, ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल डंकी से ये लोग यानी सियासी गधे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि आपने देखा कि हुज़ूर निज़ाम नवाब बिन उस्मान अली खां बहादुर 1911 में ताजपोशी होती है उनकी और वो इक़्तिदार पर बैठते हैं, उनकी उम्र उस वक्त 25 साल होती है। उसके बाद देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी हैदराबाद दक्कन में इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने मुतारिफ़ करवाई, फिर उसके बाद रेलवेज़, रोड्स और एयरपोर्ट्स का जाल फैलाया। तो अब कोई मामूली बात नहीं है, रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, बस, आरटीसी, ये उनकी ही देन है। इसके अलावा आप देखेंगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जो गनफंडी में वाक़ है, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, सब उनकी तामीर करदा है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि हिमायत सागर, निज़ाम और उस्मान सागर जो दो आबी ज़खायर हैं वो भी उनकी तामीर करदा हैं। और निज़ाम सागर डैम जो है और कई आपाशी प्रोजेक्ट्स आज तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में आपको दिखाई देंगे, वो तमाम के तमाम हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर के दौर में तामीर किए गए थे। इसके अलावा नाज़रीन वो इस कदर दरिया दिल थे कि उनके बारे में जो फ़िरका परस्त दरिंदे कहते हैं कि वो फ़िरका परस्त थे, बिल्कुल गलत है। उन्होंने आपको बता दूँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 2 लाख एकड़ अराजी जो है वो मंदिरों को अतिया दी थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि यादगीर गुट्टा टेम्पल जो थे उसके लिए उन्होंने 82,825 रुपये का अतिया दिया था। कोई मामूली बात नहीं, उस दौर में 82,825 रुपये का कोई अतिया दे रहा है। इसके अलावा सीतारामचंद्र स्वामी टेम्पल भद्राचलम के लिए उन्होंने 29,999 रुपये का अतिया पेश किया था। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए 8,000, सीताराम बाग मंदिर हैदराबाद के लिए 50,000 का अतिया उन्होंने दिया था। और वरंगल में 1000 सुतून की देवल है या मंदिर है उसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपये बतौर अतिया पेश किया था। इसके अलावा आपको बताऊं कि देवरामजल में वाक़ सीतारामा स्वामी मंदिर को 1,525 एकड़ अराजी बतौर अतिया दी थी। जी हाँ, बहुत बड़े कारनामे हैं जो न सिर्फ ये बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो उन्होंने अतिया दिया, खासतौर पर बनारस यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं कि वो बराबर जो है ना उसको भी अतिया दिया करते थे। तो ऐसी कई मिसालें हैं जो है ना, लेकिन आज बिल्कुल तारीख में इनको फरामोश कर दिया गया है। इनको बिल्कुल जो है ना ख़ासतौर पर जानबूझ के ये फ़िरका परस्त जो हैं ये लोग पार्टियाँ, ये लोग जो है ना इनके कारनामों को जानबूझ के ये लोग फरामोश कर देगी। सेट के इंडस्ट्रीज़ भी कायम करे थे कई जो है ना फलाह बहबूद के लिए। आपको निज़ाम शुगर फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ का भी जाल बिछा दिया गया था। बेहतरीन सिस्टम सैनिटेशन का, इरीगेशन का, हर लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता रिसर्च बहुत होती थी। ये बहुत रिसर्च होती थी ज़माने में, बहुत बड़ी बात थी। इवन मलेरिया का जो मच्छर दरियाफ्त होता है यहाँ पर हुआ था। ये बात कि मलेरिया मच्छर से होता है, ये दरियाफ्त हैदराबाद में हुआ था। क्लोरोफॉर्म कमीशन हैदराबाद में कायम किया गया था। बहुत सारी जी एनेस्थीसिया जिससे दिया करते थे। जी बिल्कुल जी। तो बहुत सारी बेशुमार जो है ना एक अलातुल एक लिस्ट है अगर इनकी देखा जाए तो, इनके कारनामों की जो तरक्की हुई है हैदराबाद की जो है ना इनकी बदौलत। सबके लिए एक साथ, कोई हिंदू मुसलमान का, कोई फ़िरका परस्ती ने, कुछ ने क्या ने, अमन अमान से लोग रहा करते थे। करेंसी भी स्ट्रॉन्ग थी, लोग अच्छा खा पी के रहते थे, इतना सुकून था, चैन था जो है ना उस ज़माने में। लेकिन आज जो है ना आप देखिए माहौल को कैसा ख़राब कर दिया गया, जहरीला कर दिया गया माहौल को पूरा। जी बहुत अफसोस की बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। रियासती काबीना ने जिसका इजलास कल रात देर गए तक जारी था, उसने कई अहम फैसले किए। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि जो सरकारी मुलाजिमीन हैं और जो वजीफ़ियाब मुलाजिमीन हैं उन्हें हादिसाती इंश्योरेंस बिना प्रीमियम के उन्हें करवाने का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कैशलेस हेल्थ यानी सर्विस जो है इन मुलाजिमीन, सरकारी मुलाजिमीन के लिए यानी पेश करने का या उस पर अमल करने का ऐलान किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और नाज़रीन आपको ये बता दें कि मेट्रो ट्रेन जो है उसका जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत अपने कंट्रोल में ले लेगी LNT की बजाय। जी बिल्कुल, कोशिश जारी हो, काफ़ी दिनों से वो प्रोसेसिंग चल रही है, पेपर वर्क चल रहा है उसका। जी तो गवर्नमेंट चाहती है कि अपने अंडर में लेके जो है ना चलाएं उसको, ताकि हमेशा वो LNT का रोना रहता है कि हम लॉस में जा रहे हैं। हालांकि दुनिया का जो है ना बिजनेस उनको मिल रहा है, इतना फूल जाती हो, उसके बावजूद लोग कहते हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर उनके बयानात आते रहते हैं जो है ना LNT का कि हम लॉस में आ रहे हैं। तो बेटर हुकूमत अपने हाथ में लेके अपने कंट्रोल में रख के उसको चलाएं, तो ज़रूर जो है ना उससे आवाम की फलाह बहबूद हो सकती है रियासत जो है ना। जी ये बहुत अहम है। जी बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक कि ईरान और इसराइल का और या फिर अमेरिका का तनाज़ा चल रहा है, एक तरफ इसराइल और अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान है। और ईरान के साथ मैं समझता हूँ कि अब तक किसी ने इज़हार यगाने नहीं किया कि अमेरिका को रोकने की कोशिश नहीं की। अमेरिका के बारे में आपको ये बता दूँ कि ताज़ा खबर ये आ रही है कि अमेरिका के जो 2 बहरी बेड़े हैं, एक तो बिल्कुल पहुँच गया है जो USS अब्राहम लिंकन जो है वो बहरी बेड़ा,
वहाँ पर पहुँच गया है, जबकि USS जिरॉल जो है, जिरॉल फोल्ड, वो जो बहरी बेड़ा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके सीवरेज सिस्टम में कई नक़ाइस पैदा हो गए हैं और मुश्किलात पैदा हो गए हैं, और नतीजे में वहाँ जो उस बहरी बेड़े पर 4800 जो फौजी तैनात हैं, या इसकी आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा बहरी बेड़ा है। 4800 फौजी होते हैं, उसमें तैयारे होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, तो 4 डिस्ट्रॉयर भी है, जबकि अब्राहम लिंकन पे तो आपको बता दूं कि 11 डिस्ट्रॉयर्स है। तो बहरहाल वहाँ जो सीवरेज सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियां पैदा हो गई हैं, जिसके नतीजे में वहाँ जो 4800 अमरीकी फौजी हैं, उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब देखना यह है कि ईरान किस तरह इस सूरत हाल का सामना करता है, अमेरिका कैसे जो सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम में खामी पैदा हो गई है उसे दूर करता है, ये भी सोचने वाली बात है। जी जी साहब, हम आजकल ये बीमारी चली है कि नाम तब्दील करने की जो है, ये समझ से बाहर है। इन्हें ये लोग जो है ना पागल हो गए नामा चेंज करने की। जैसा कि आप जानते हैं केरला के बारे में बात आई है सारी, जो है ना केरला का नाम जो है ना चेंज करके उसको केरलम कर दिया गया है। तो शशि थरूर ने तंजिया अंदाज में कहा कि भाई इसको थोड़ा और चेंज कर दो, या तो केरला माइट कर दो या केरला मियाँ कर दो। अच्छा, अगर मियाँ लगा दें तो फिर उसकी नींद हराम हो जाएगी जो है ना आसाम के चीफ मिनिस्टर की। अरे ये तो फिर नाम जहाद हो जाएगा, शुरू हो जाएगा जो है ना। लेकिन शशि थरूर को ये नहीं बोलना चाहिए था केरला मियाँ लगा दो या सरा लगा दो। अब ये फिरका परस्त दरिंदों को वो मौका दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने तंजिया कहा कि रियासत के ये क्या बीमारी है, क्यों चेंज किया। मलयालम में से केरला को जो मलयालम में आपको बता दूं केरलम कहा जाता है, ये कहा जा रहा है। और खुद आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि जो मरकज़ी काबिना है वो हो सकता है इसको मंजूरी भी दे दे, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर जो हैं केरला के, उन्होंने असेंबली में करारदाद पेश की थी पिनराई विजयन, और उन्होंने कहा था कि ये नाम बदतब्दील हो जाना चाहिए। ये केरला के ज़बान में, ये मलयालम ज़बान का लफ्ज़ है ये। लेकिन मंजूरी मिल गई आपकी? नहीं, अभी तो मंजूरी जी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है कि इसके नाम तब्दील करने की, और वो नाम चेंज हो गया है जो है ना। तो शशि थरूर ने तंज करते हुए कहा कि भाई कुछ और चेंज करो, इसके बजाय जो है ना कुछ और कर देना। देखिए, यहाँ पर सियासी फ़ायदा उठाने के लिए भी इस तरह की हरकतें की जाती है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे ईरान की और अमेरिका की, तो आपको बता दूं कि अमेरिका के लिए मुश्किलात का आगाज़ हो गया है। अब देखना यह है कि अमेरिका क्या करता है। वैसे भी अमेरिकी खुद हैरान है कि आखिर ईरान डर क्यों नहीं रहा है, ईरान हिम्मत क्यों नहीं हार रहा है। हमने उसका घेराव कर लिया है, उसका दायरा तंग कर दिया है। 45 वर्षों से वो पाबंदियाँ झेल रहा है, पाबंदियों को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन हथियार डालने, सरेंडर करने से गुरेज़ा हैं, और वो हथियार डालने से खासिर है। तो ऐसी कौन सी ताकत है ईरान के पास कि वो जिसके बलबूते पर यानी इस तरह लीडरपन का मुजाहरा कर रहा है। बिल्कुल परेशान को सूरत हाल हो गई है जो है ना। अमेरिकन स्टेट जो फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने बोले कि भाई हमको ताजुब हो रहा है कि ईरान जो है ना बिल्कुल डरा नहीं है, हम इतनी फोर्स भेज दिए हैं, और इन्हें उन्होंने बाज़ाब्ता वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई क्या बात है, आखिर ईरान क्यों जो है ना परेशान नहीं है, इतनी हम फौज भेज दिए हैं। तो हालांकि मुज़ाकरात जारी हैं, अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी नो डाउट जो है ना जेनवा में भी मुज़ाकरात जारी हैं। लेकिन आप देखिए मतलब है कि जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, तो एक मतलब है कि मिलिट्री फोर्स भेज के करके डरा के धमका के जो है ना कैसा भी करके उसको जो है ना टेबल के मेज़ पे लाया जाए, उसको जो है ना जो एटमी ताकत बनने से रोका जाए, ये पूरी कोशिश है। हालांकि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश करें, लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ईरान ने कहा कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता हमको, हम डरने वाले नहीं, हम तो तैयार है बिल्कुल जो है ना। लेकिन अब देखना है कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा, क्योंकि ईरान से तेल की खरीदी हिंदुस्तान करता रहा है, इसके अलावा रूस से तेल की खरीदी करता रहा है। कब तक हम अमेरिका के डर में आकर या अमेरिका के दबाव में आकर इक़दाम करेंगे, जबकि आप देखेंगे कि अमेरिका के जो इक़दाम हैं, अमेरिका ने जो हिंदुस्तान के साथ तिजारती माहदे का से इत्तेफाक़ किया है, उसमें अमेरिकी किसानों के फ़ायदे की बात बताई गई है, जबकि हमारे पास जो किसान हैं उनके लिए नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल राहुल गांधी ने क्लियर कहा कि भाई डील को जो है ना कैंसिल करो, ख़त्म करो डील को, है इनमें गट्स हैं उतने कर सकते हैं। आप जो डील करे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि क्लियर करके बताओ तुम्हारी हिम्मत है तो। चैलेंज किया उन्होंने बाज़ाब्ता, लेकिन ये लोग कर सकते क्या बताइए आप, सवाल ही नहीं है करने का। घुटने टेक दिया आप उनके पास जो है ना, जी उनके जो मुतालिबात है उसको एक्सेप्ट कर लिया आप जो है ना, एक्सेप्ट करके आप जो है ना बिल्कुल जो बोले आप मानने तैयार है, जो टैरिफ लगा रहा उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हर चीज़ में आप वो है बिल्कुल जो है ना। तो उन्हें भी खुश है, ट्रम्प भी बहुत खुश है, चलो भाई इंडिया जो बोले हमारी बात सुन रहा है जो है ना। जी। तो ये तो पॉलिसी हमारी जो है ना। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह के हालात हैं उसके लिए आलमी इदारा अक़वाम मुत्तहिदा भी ज़िम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी आगे आकर अपनी जो फ़राइज़ है उसको बेहतर तौर पर अदा करने चाहिए, अंजाम देने चाहिए, वरना फिर इस इदारे का वजूद का कोई मकसद ही बाकी नहीं रहता। इसे तो तहलील कर देना चाहिए, क्योंकि आलमी अमन की बरकरारी में वो बिल्कुल नाकाम रहा है। और आप देखेंगे कि ताकतवर जो ममालिक है वो कमज़ोर ममालिक को अपना निवाला बना रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह आप देखेंगे कि छोटी छोटी ये मछलियाँ आती हैं तो जो
जो मगरमच्छ होते हैं या बड़ी मछलियाँ होती हैं, उन मछलियों को निगल जाती है। तो ये इंसाफ नहीं होता, ये इंसाफ के तकाजे के, इंसाफ की हुक्मरानी के और इंसाफ के बिल्कुल बरखिलाफ है ये। जी बिल्कुल, मजहूली दरार, ऐसा कुछ भी मकसद ही नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बनाया गया है, अगर आप देखेंगे, कई किस्म के जो है ना तसादम, जंगों को रोकने में नाकाम रहा इदारा। और पहले के अमेरिका, उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे बनाया गया, अमेरिका उस पर हमेशा असरअंदाज रहता है, न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। क्या ज़रूरत है बताइए, चेंज करना चाहिए हेडक्वार्टर वहाँ से निकालना। फिर वो भी 5 मेंबर जो है ना, कितने साल हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर होके देखिए आप, वही 5 के 5 मेंबर जो है ना वीटो पावर्स रखते, किसी को जो है ना परमानेंट मेंबरशिप दी नहीं जाती जो है ना। और वो जो यूएनओ का जो बिल्कुल एक वो टट्टू की तरह रहता है, जो यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, वो जो बात करता है, ऐसा दिखता है कि कोई डिक्टेट करा रहे हैं उसको जो है ना। तो बिल्कुल जो है ना बेमकसद, मजहूल, बेमानी इदारा है, इसको बिल्कुल जो है ना तहलील करना चाहिए और दूसरों को सही रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। उस वक्त की आबादी का अंदाजा लगाइए सेकंड वर्ल्ड वॉर की, और अब आबादी जो भी उसका अंदाजा लगाइए। खासतौर पे जो अरब कंट्रीज़ है, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, उसमें मुस्तकिल ने अरकान की हैसियत से किसी को शामिल नहीं किया गया। क्या मकसद है इदारे का, मेरे को आज तक समझ से बाहर है। यानी अमेरिका दुनिया का खर्चा करता है, इसके ऊपर दुनिया का पैसा उस पर बहाता है, लिहाजा अमेरिका डिक्टेट कराता है और अमेरिका जो बोला है वो बात सुनते हैं लोग जो है ना। तो ये बेमकसद है बिल्कुल जो है ना, समझ से बाहर है कि इसको क्यों फॉर्म किया गया, क्यों इसको जो है ना बनाया गया इदारे को जो है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, रियासत बिल्कुल चेंज होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, इस तरह की खबरें हमारे पास है और आपने देखा कि कल बारिश किस तरह हुई है। अब भी कहा जा रहा है कि बारिश की पेशकश की गई है। वैसे भी नाज़रीन रमज़ान मुबारक है। रमज़ान मुबारक के मौके पर आप देखेंगे कि कैसे यहाँ हमारे पास किस तरह का मौसम होता है। लेकिन एक खबर हम आपको बता दे रहे हैं कि साबिक़ रियासती वज़ीर गीता रेड्डी की जो वालदा हैं श्रीमती जे ईश्वरी बाई, उनकी 35वीं वर्धांती थी और उस मौके पर ईश्वरा बाई अवार्ड का ऐलान भी किया गया। और आपको बता दूं कि चूँकि तकरीब का आगाज़ ज़रा ताख़िर से हुआ है, फिर भी हम आपको बताते हैं कि रविंद्र भारती थिएटर में ये तकरीब मुनक़्क़िद हुई और उसके जो चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट के नाम का जो ऐलान किया गया वो चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी थे। हमारे नामानिगार वहाँ मौजूद थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तो नहीं पहुँचे थे। लेकिन ये कहा जाता है कि अवार्ड तकरीब में कई अहम शख्सियतों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।